स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत की अध्याय 3 आरएमवी नगर के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशु पालने वाले इनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को नई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से मंगवाते थे। बच्चों, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। आयात का मतलब होता मंगवाना। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का भी आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। बच्चों, ये ऊपर का जो चित्र दिखाई दे रहा है ये पहिए वाली गाड़ी का चित्र है, और नीचे जो चित्र दिखाई दे रहा है वो एक मोहर का चित्र है। बच्चों, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। किसान और चरवाही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों की खेती करते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, लेकिन वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी को इकट्ठा किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को भी इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। बच्चों, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और वहाँ की ज़मीन भी उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थीं। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है।
इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। बच्चों, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप, उसको मोहरबंदी कहते हैं, मिले हैं। बच्चों, ये आपको नीचे चित्र दिखाई दे रहा है। यह लोथल का बंदरगाह का बड़ा तालाब है। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं और यहीं से संभवतः माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। बच्चों, यहाँ पर एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके माने मोती बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुंह पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। बच्चों, सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं। कुछ अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह भी हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और अध्याय 8 में पढ़ोगे। बच्चों, लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थीं। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए थे। इन मकबरों को पिरामिड के नाम से जाना जाता है।
राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं, जैसे इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दफनाने का मतलब होता है सबके साथ उसको भी ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? निम्नलिखित तथ्यों से कपड़ों के उपयोग के विषय में पता चलता है। नंबर 1, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुओं से चिपके मिले हैं। नंबर 2, पक्की मिट्टी तथा फेरियोन्स से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। तीसरा है, मोहनजोदड़ो से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति मिली है। अगला है, निम्नलिखित का सुमेल करो। इसमें 5 नाम दिए हुए हैं। पहला है तांबा, दूसरा है सोना, तीसरा है टिन, चौथा है बहुमूल्य पत्थर। तो पहला है तांबा, तांबे के आगे आएगा राजस्थान। दूसरा है सोना, सोने के आगे आएगा कर्नाटक। तीसरा है टिन, टिन के आगे आएगा अफगानिस्तान। और चौथा है बहुमूल्य पत्थर, चौथे के आगे आएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? इसका उत्तर है, धातुएं पुरातत्वविदों को धातु की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। लेखन का कार्य लिपिक करते थे। वे मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। पहिया सामान को ढोने तथा यातायात के रूप में पहिया वाहनों का उपयोग किया जाता था। हल का प्रयोग खेतों को जोतने और बीजों की बुवाई के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, इस अध्याय में पक्की मिट्टी टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे? इसका उत्तर है, पक्की मिट्टी टेराकोटा से बने खिलौनों की सूची। नंबर 1 है खिलौना गाड़ी। नंबर 2 गुड़िया। नंबर 3 विभिन्न पशुओं की आकृति के खिलौने जैसे याक, बैल, सुअर, भैंस, भालू आदि। चौथा है चिड़िया के आकार की सीटियाँ। पांचवा है खिलौना हल। शायद बच्चों को इन खिलौने में से खिलौना गाड़ी, पशुओं की आकृति वाले खिलौने तथा चिड़िया के आकार की सीटी अधिक पसंद आई होगी। बच्चों, अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो? निशान लगाकर बताओ। तो इसमें 4 कॉलम दिए हुए हैं। पहला है हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री और दूसरे में आज भी खाए जाने वाले भोजन सामग्री के बारे में दिया हुआ है। तो पहला है हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री दी हुई है। तो पहला है गेहूँ, दूसरा है जौ, तीसरा है चावल, चौथा है दालें, पांचवा है मटर, छठा है तिल, सातवां है सरसों, आठवां है फल, नौवां है मछली और 10वां है हिरण।
आज भी खाई जाने वाली भोजन सामग्री है गेहूँ, जौ, चावल, दालें, मटर, तिल, सरसों, फल, मछली आदि। बच्चों, किसान हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है? अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। इसका उत्तर है नंबर 1, हड़प्पा के किसान और पशुपालक पूर्ववर्ती किसानों और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। दूसरा है, हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में विभिन्न उपकरणों जैसे हल आदि का भी उपयोग करते थे। तीसरा है, हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादों को गाड़ियों के द्वारा नगरों में भी बेचते थे, जबकि पूर्ववर्ती किसान ऐसा नहीं करते थे। अगला है, आपके शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाके में बनी हैं? इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उत्तर है अपने गांव या शहर के अनुसार छात्र स्वयं करें। अगला है, तुम्हारे इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है? यह पता करो कि वह कितनी पुरानी है और उनकी देखभाल कौन करता है। इसका उत्तर है छात्र अपने गांव या शहर के अनुसार स्वयं करें। इसी के साथ आपका अध्याय 3 समाप्त हुआ। धन्यवाद।